सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम 27 एंड 29 ऑफ अगस्त की क्विज सॉल्व करेंगे। 28 को क्विज नहीं आई थी। तो पहला क्वेश्चन है, इन ईयर 1848 डैश ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन रोड। तो 1848 के अंदर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से जो पेरिस के लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे? तो वो था फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। खाने की कमी हो गई थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी। What was the reason behind the revolt of weavers in Silesia in 1845? तो जो बुनकर थे, वीवर थे सालिसिया के अंदर, उन्होंने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि उनकी पेमेंट को कम कर दिया था। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने उनकी पेमेंट को कम कर दिया था। अगेंस्ट हुम वीवर्स इन सालिसिया लेड अ रिवॉल्ट इन 1845। तो रीजन क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन हमने देख लिया, रिडक्शन इन पेमेंट की वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। किसके खिलाफ किया था? कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेड इन चर्च ऑफ एसटी पॉल, men were admitted only as observer to stand in the visitors gallery। तो बताना ये स्टेटमेंट सही है गलत? तो ये गलत है, क्योंकि मेन की बात नहीं, वुमेन महिलाओं को कहा गया था कि आप विजिटर की तरह आ सकती हैं, वोटिंग वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेम सम स्टेट विच वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इथनिसिटी और जियोग्राफी। ऐसे स्टेट जो कल्चर की वजह से, इथनिसिटी की वजह से और उनकी जियोग्राफी की वजह से बने थे, वो आपके नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया और झारखंड हो गया। हाउ कैन चेंजेस बी मेड टू द पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन इंडिया। अब ये पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट पहले से बना दिया गया है, उसमें हम चाहते हैं कुछ बदलाव करें, तो कैसे बदलाव हो सकता है? तो यहां जो रीजन है, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए और 2/3 उस चीज के सपोर्ट में होने चाहिए। यानी अगर 3 लोग अगर राज्यसभा में हैं तो 2 लोग इसके फेवर में हो कि हाँ बदलाव होने चाहिए। इसी तरह लोकसभा के अंदर भी। देन इट इज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, उसमें से आधे स्टेट कम से कम इस बात को पास कर दें कि हाँ ठीक है, चेंजेस होने चाहिए, तब जाके हम बदलाव कर सकते हैं। If laws made by the union and state government conflict with each other for the subject of concurrent list, whom law will prevail? तो आप पढ़ चुके हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों लोग, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाते हैं। अगर दोनों के कानून आपस में टकरा रहे हैं, यानी कोई ऐसा मामला हो गया जहां स्टेट कह रही है ऐसा होना चाहिए और सेंट्रल कह रही है कि नहीं इसका उल्टा होना चाहिए, तो उस समय किसका कानून माना जाएगा? यूनियन का, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका कानून माना जाएगा। हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये बात सही है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई थी ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज में। तो हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, यानी हमारी देश की भाषा हिंदी नहीं है। हमने उसे नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है, क्योंकि सिर्फ 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं। कम से कम 50% से ज्यादा हो तो हम कह सकते हैं ज्यादातर लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, इसीलिए हमारी नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन ज्यादातर लोग तो हिंदी बोलते नहीं, सिर्फ 40% बोलते हैं, इसीलिए हमने ऑफिशियल इसको रखा है। यानी जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है, आप देखो उसको, तो हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर होती है। यानी जितने भी ऑफिशियल वर्क हैं ऑफिस के अंदर जो काम होंगे, वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर, और इंग्लिश भी है, इंग्लिश में भी होते हैं। तो इन दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें, बाकी स्टेट के वाइज अपना और भी जोड़ दी जाती है। What was the fear of some important national leader when the idea of creation of a state based on language was presented? तो लीडर्स को इस बात का डर था कि अगर हम लैंग्वेज की बेसिस पे अगर स्टेट बनाने लगेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग देश से अलग होने की डिमांड करने लगें और कहीं ऐसा ना हो कि देश टूट जाए। यही डर था उनको। ओके, थैंक यू।